हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल्याण ज्वेलर, दोनों की ही लिस्टिंग फ्राइडे को काफ़ी ख़राब देखने को मिली और इशू जो है लिस्टिंग जो है इशू प्राइस के नीचे हुई और पूरे दिन उसी के नीचे ट्रेड करती रही और भारी भरकम गिरावट के साथ दोनों इशू क्लोज हुए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, जिन्होंने लिस्टिंग के दिन खरीदा है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खराब लिस्टिंग के बाद अब इन दोनों शेयर्स में क्या करना चाहिए। क्या गिरावट पे लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए खरीदारी का कोई मौका बन रहा है, या जो पैसा बचा है, जो नुकसान हो रहा है, बेचकर निकल जाएं। फ्रेंड्स, वैसे हमने अपने आईपीओ नोट में दोनों ही आईपीओ में जो है निवेश ना करने की सलाह दी थी और आपको बोला था कि आप इन आईपीओ को अवॉइड करें। सबसे पहले बात करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। शेयर जो है लगभग 9% की भारी गिरावट के साथ 277 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ। 305 रुपये का इशू प्राइस था। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो ख़राब क्यों हुई है और आगे इसका क्या फ्यूचर है, डिटेल में इस बारे में बात करते हैं। इस बैंक के वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग अपनी बुक वैल्यू के डबल के आसपास के ट्रेड कर रहा है। 31 दिसंबर 2020 के फाइनेंशियल्स पर जो इसकी बुक वैल्यू है वो लगभग 150 रुपीज़ के आसपास है, तो उसके डबल के आसपास के ट्रेड कर रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को जब लाइसेंस दिया था तो अगले 3 साल के अंदर जो है लिस्टिंग कराना मैंडेटरी था एज पर आरबीआई नॉर्म्स। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हुए हैं। उज्जीवन, इक्विटास जो है, उसके बाद आगे भी काफ़ी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक बात समझिए, एक तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो और इन्वेस्टर्स कूद के इसमें पैसा लगाए या बड़े इन्वेस्टर्स का रुझान इस शेयर की तरफ हो। दूसरी बात, वैल्यूएशन वाइज भी जो है पीयर्स जो है इक्विटास और उज्जीवन दोनों ही लगभग बुक वैल्यू के डबल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। उसी वैल्यूएशन पे ये अपना इशू को लेकर आए, तो यहाँ पर कुछ भी अट्रैक्टिव टेबल पर इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स के किसी के लिए नहीं कुछ छोड़ा कि वहाँ लिस्टिंग का कोई स्कोप बने, लिस्टिंग गेन का कोई स्कोप बने। ये सिर्फ इस वजह से आईपीओ लेके आए क्योंकि इन्हें आरबीआई नॉर्म्स को कंप्लाई करना था। यहाँ पर अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, पहले तो आप ये समझिए ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो 200-150 रुपये आ जाए। ये नीचे जो है 230-240 की रेंज में जो है आ सकता है मैक्सिमम, अगर मार्केट करेक्ट होती है, और ऊपर 320-330 की रेंज में स्टॉक मोरओवर एक रेंज में रहेगा। जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है और थोड़ा होल्ड कर सकते हैं तो वो वेट करिए। अगले 1-2 क्वार्टर में, पिछले 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, स्पेशली एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे, तो आगे भी जो है रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं और स्टॉक जो है थोड़ा यहाँ से बढ़ सकता है। एटलीस्ट आपको आईपीओ का प्राइस मिल सकता है। तो आप दो स्ट्रैटेजी रखिए। अगर नीचे 230-240 आता है तो आप थोड़ा एवरेजिंग करिए, या जो फ्रेश बाइंग करने की सोच रहे हैं वहाँ ले सकते हैं। बट मेरी एडवाइस होगी कि फ्रेश बाइंग इस स्टॉक में अवॉइड करें। अगर आपके ऑलरेडी हैं तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं और ऊपर 310-320 के रेंज में आप निकलने की सोचें। कंपनी कोई बहुत ख़राब नहीं है, पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रिटर्न ही जनरेट करके दे दे या कूद के इन्वेस्टर्स या बड़े फंड्स इसमें पैसा लगाएं। तो ये बहुत एवरेज कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरे को लगता है स्टॉक एक रेंज में ही रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न के लिए जो है यहाँ पर कुछ भी स्कोप नहीं है। आपका इशू प्राइस आता है तो आप निकलिए, किसी अच्छे स्टॉक में स्विच करिए। हमने ही अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आपको बताए हैं, उनमें से भी आप कोई स्टॉक देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक कल्याण ज्वेलर का है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक की तो लिस्टिंग और ख़राब हुई। 15% के आसपास की जो है गिरावट के साथ लिस्टिंग हुई। पूरे दिन वहीं ट्रेड करता रहा, बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला और उसके आसपास ही क्लोज हुआ। वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस जरूर छोटा था, 87 रुपये का, पर बहुत बड़ी इक्विटी है कंपनी की। 52 के FY23 की जो है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर ये इशू आया था, जो इटसेल्फ बहुत एक्सपेंसिव है। जायम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक में शायद ही कोई स्टॉक मुझे याद आता हो जिसने इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया है। एक टाइटन को छोड़ दें जिसका जो है काफ़ी बड़ा रिवेन्यू जो है ज्वेलरी सेगमेंट से आता है, दो वो कंपनी काफ़ी और सेगमेंट में भी जो है कामकाज करती है। टाइटन एक एक्सेप्शन छोड़ दें, पर उसको टाइटन का और कल्याण ज्वेलर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ना बिजनेस को लेके, ना प्रमोटर, ना मैनेजमेंट, ब्रांडिंग, किसी चीज़ को लेकर भी नहीं। एज अ एक्सेप्शन हम टाइटन को छोड़ते हैं तो किसी भी जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक ने इन्वेस्टर को पैसा बनाकर नहीं दिया है। और कल्याण ज्वेलर्स का भी अगर हम बैलेंस शीट देखें, दो ब्रांड बहुत स्ट्रांग है,
पैन इंडिया नेटवर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बैलेंस शीट को देखें तो डेट का लेवल बहुत हाई है। गोल्ड के प्राइस भी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और गिरावट उनमें देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक में बने रहने का कोई मतलब मुझे नज़र नहीं आता। ये स्टॉक जो है नीचे 55 से 60 रुपये और ऊपर 85 से 90 रुपये, इस रेंज में बहुत लंबा टाइम आने वाले टाइम में बिता सकता है। और अगर रिजल्ट जो है आगे अच्छे नहीं आते हैं तो और बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। कल्याण ज्वेलर में अगर थोड़ी भी उछाल मिले और थोड़ा लॉस भी आपको हो रहा है तो आप बेचकर निकल सकते हैं और किसी अच्छे स्टॉक में पैसा लगाएं जहां आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कल्याण ज्वेलर में बने रहने का कोई मतलब ही नहीं है। वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है, बैलेंस शीट की क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके को देखकर लगे कि हाँ स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से होल्ड करें। कल्याण ज्वेलर पूरी तरह से अवॉइड है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इन दोनों शेयर्स को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।